हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो अर्थ पर एक समान क्यों नहीं मिलते सब जगह पर। कहीं पर किसी तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं तो कहीं पे किसी तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता अर्थ पे, ऐसा क्यों है ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। टेरेन का मतलब होता है जो जमीनी इलाका होता है। अब जमीन भी अलग अलग तरीके की होती है धरती पर, कहीं पर उबड़ खाबड़ होती है, कहीं पर प्लेन होते हैं, कहीं पर रेगिस्तान टाइप भी होते हैं। और इसके अलावा क्लाइमेट, धरती पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट जगह जगह पे पाया जाता है। तो इसके अलावा एल्टीट्यूड, कहीं पर हाइट ज्यादा होती है, बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है इन चीजों पे कि जमीन का कहाँ पर कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट कैसी है। These factors differ over the earth। अब ये सभी फैक्टर्स जो हमने यहाँ देखे ये पूरी अर्थ पर अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। कहीं पर किसी तरह की जमीन है, कहीं पर किसी तरह की जमीन है, कहीं पर क्लाइमेट ठंडा है तो कहीं पर क्लाइमेट गर्म है, तो कहीं पर समुद्री क्लाइमेट भी होता है, कहीं पर सूखा क्लाइमेट भी होता है। इसके अलावा एल्टीट्यूड, कई जगह पर हाइट बहुत ज्यादा होती है, पहाड़ भी ऊंचे ऊंचे होते हैं। एंड सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए इसको एक साथ पढ़ते हैं। दीज फैक्टर्स डिफर ओवर द अर्थ एंड सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि ये जितनी भी चीजें हमने देखी ये अर्थ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में पाई जाती है, और इसी वजह से रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अलग अलग तरीके से धरती पर पाया जाता है। धरती पर हर जगह पे सेम तरह के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं पाए जाते। टेरेन के हिसाब से, यानी कि जमीनों के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से अलग अलग तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। रिसोर्स जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। तो रिसोर्सेज को बचाने का क्या मतलब होता है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि एक तो हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए, अंधाधुंध यूज नहीं करना चाहिए कि जितना मन में आ रहा है यूज करते जा रहे हैं। इससे तो रिसोर्सेज लगभग खतरे में आ जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे लिए रिसोर्सेज बचेंगे नहीं। तो हमें एक तो रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए, और उसके अलावा रिसोर्सेज को टाइम देना चाहिए ताकि वो रीन्यू हो सके। यानी कि कभी किसी तरह के रिसोर्स की अगर कमी होने लगी है तो हमें उसको टाइम देना चाहिए, उसको यूज करना थोड़ा कम कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, ताकि वो दोबारा से बन सके और उनकी जो कमी है वो दोबारा से पूरी हो सके और वो रिसोर्सेज की मात्रा फिर से बढ़ सके। तो एक तो हमने ये देखा कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए, और अगर उनमें कोई कमी आ रही है तो उनको पूरा होने के लिए, दोबारा बनने के लिए टाइम देना चाहिए। इसी चीजों को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। देखिए जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नदी हो गई, मिट्टी, पानी, हवा, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। सनलाइट हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज है। ऐसे ही जो ह्यूमंस होते हैं ये भी रिसोर्स है। अब आप कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स कैसे होते हैं। ह्यूमन इसलिए रिसोर्सेज कहलाते हैं क्योंकि नेचर ने जो हमें रिसोर्सेज दिए हैं उनको यूज तो हम ही करते हैं अपनी स्किल से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी नॉलेज से। अब आप पानी का कई जगह यूज कर लेते हैं। पानी एक पानी है, लेकिन पानी का यूज तो कई तरीके से होता है, तो उसे यूज कौन करता है, वो तो ह्यूमन यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो जो ह्यूमंस है वो भी रिसोर्सेज होते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज they make best use of nature to create more resources with the help of their knowledge, skill and technology। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ह्यूमन ही
नेचर का जो है बेस्ट यूज करते हैं और नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज को, नेचर से मिलने वाली चीज को और ज्यादा उनसे नए नए रिसोर्सेज क्रिएट कर लेते हैं अपनी नॉलेज के द्वारा, स्किल के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा। जैसे कि नेचर ने हमें मिट्टी दी, मिट्टी एक रिसोर्स है, इंसान उसी मिट्टी का यूज अलग अलग तरीके से करता है। तो इंसान खुद एक ह्यूमन रिसोर्स है जो कि नेचर से मिलने वाली चीजों को अलग अलग तरीकों से और रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है। वो अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपनी टेक्नोलॉजी से नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज को अलग अलग रूप देता है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि आज हमारे पास जो रिसोर्सेज है, नेचर ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हैं, हमें आज के समय के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से उनको यूज करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए भी हमें उन रिसोर्सेज को बचाए रखना है। तो हमें यह नहीं करना चाहिए कि अगर कोयला परमेश्वर ने दिया है, मतलब नेचर ने दिया है, गॉड ने आपको दिया है, नेचर में डाला है, और आप उन रिसोर्सेज को अंधाधुंध यूज करते जा रहे हो, आप पेट्रोल यूज करते जा रहे हो, आप कोयले को अंधाधुंध यूज करते जा रहे हो, तो आने वाले 30-40 साल बाद ना कोयला बचेगा, ना तेल बचेगा, ना पेट्रोल बचेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि आज की डेट में अपनी जरूरतों को पूरी करना है, लेकिन ये बैलेंस भी बनाकर रखना है, ये याद रखते हुए कि आने वाले समय के लिए, आने वाली जो जनरेशंस आएंगी, उनके लिए भी, फ्यूचर के लिए हमें उन रिसोर्सेज को बचाए भी रखना है। तो इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की जरूरतों को पूरा भी करें और आने वाले समय के लिए रिसोर्सेज को बचाकर भी रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें यहां पर करेक्ट आंसर टिक करना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, यानी कि यहां पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से वो क्या है जो कि किसी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता। ए ऑप्शन है यूटिलिटी, बी ऑप्शन है वैल्यू और सी ऑप्शन है क्वांटिटी। तो इनमें से वो कौन सी चीज है जो किसी चीज को, यानी किसी सब्सटेंस को, सब्सटेंस मतलब कोई चीज, इनमें से वो क्या है जो किसी सब्सटेंस को एक रिसोर्स नहीं बनाता है? तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी, यानी कि क्वांटिटी। देखिए, अगर किसी चीज की यूटिलिटी है, उसका कोई वर्थ है और उसकी कोई वैल्यू है, उसको यूज किया जा सकता है, वो हमारे काम आ सकती है, तो इन चीजों की वजह से तो हम कह सकते हैं, इन रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि कोई चीज रिसोर्स है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि उसकी वैल्यू, जैसे कि मेटल, जैसे कि जमीन, ये हमारे काम आ सकती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे लिए रिसोर्स है। लेकिन क्वांटिटी किसी चीज को रिसोर्स नहीं बनाती। अब किसी चीज में कोई चीज है जो क्वांटिटी तो उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी ना तो हमारे लिए कोई यूटिलिटी है, ना हमारे लिए कोई वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। तो जो क्वांटिटी है वो किसी चीज को रिसोर्स नहीं बनाती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्वांटिटी। इसके बाद सेकंड पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ये 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्स है, यानी जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, वो हमें बताना है। ए ऑप्शन है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्या मेडिसिन, जो कैंसर के लिए मेडिसिन, कैंसर के इलाज के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है, क्या वो ह्यूमन मेड है? बिल्कुल है। बी ऑप्शन स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर तो इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया। ऐसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी इंसान के द्वारा नहीं बनाए गए। तो जो सही ऑप्शन है जो इंसान ने बनाया, जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, वो है ऑप्शन ए, यानी कि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। कैंसर के इलाज के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। इसके बाद थर्ड पार्ट है कंप्लीट द स्टेटमेंट। अब यहां पर हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और उसको कंप्लीट करना है, और उसके लिए 3 ऑप्शंस है। तो सही ऑप्शन क्या है जिससे कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, वो हमें बताना है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बन सकते, ठीक है, जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि लिमिटेड स्टॉक में होते हैं? बिल्कुल सही आंसर है ये। बी ऑप्शन भी देख लेते हैं, मेड बाय ह्यूमन बींग्स। क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये बाय नेचर बना है, ये ह्यूमन ने नहीं बनाया है। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं,
डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स से ही मिलते हैं? नहीं, सही ऑप्शन ए है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक्स, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। इससे ही हमारी ये स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, पूरी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। यहां पर हमें डिफरेंस बताने हैं। ए पार्ट में हमें पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस बताना है, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये बताना है और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये बताना है। तो थोड़ा सा मैं आपको वर्बली पहले बता देता हूं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आज की डेट में अर्थ के नीचे या कहीं पर अर्थ पे हो सकता है कि मौजूद है, प्रेजेंस है उनकी, लेकिन अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई जिससे कि उनको यूज किया जा सके। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। और आने वाले समय में हो सकता है कुछ सालों में हो सकता है कि ऐसे टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे कि उनको उन रिसोर्सेज को यूज किया जा सके। तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। और जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अर्थ पर अवेलेबल है और हम उनको यूज भी कर सकते हैं, यानी जो रिसोर्सेज यूज किए जा सकते हैं वो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो है तो सही, प्रेजेंस तो है, मौजूद है अर्थ पर, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने की, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर में यूज हो सकते हैं, इनको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब जरा इन दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड करंटली, यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज आज के समय में यूज नहीं हो रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन बी proved useful and become an actual resource in future। अब आने वाले समय में, भविष्य में पोटेंशियल रिसोर्सेज काफी यूजफुल सिद्ध हो सकते हैं और उस समय पर ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आ गई कि उनको यूज किया जाने लगा तो उस समय पर फिर वो पोटेंशियल रिसोर्सेज नहीं कहलाएंगे, फिर वो एक्चुअल रिसोर्सेज बन जाएंगे फ्यूचर में। यानी आज जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो आने वाले समय में एक्चुअल रिसोर्स बन सकता है। The entire quantity of potential resources may not be known, for example यूरेनियम डिपॉजिटेड इन लद्दाख, यानी कि अर्थ पर हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है पोटेंशियल रिसोर्सेज की वो कितनी है शायद हमें उसका अंदाजा नहीं है। जैसे कि लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है हमें नहीं पता उसकी कितनी क्वांटिटी है। देखिए जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं इनकी क्वांटिटी का सही अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में। एन एक्चुअल रिसोर्स इज दैट रिसोर्स विच वी यूज करंटली, यानी कि आज के समय पे जो ऐसे रिसोर्सेज है जिनको हम यूज कर पा रहे हैं उनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम। इट माइट हैव बीन अ पोटेंशियल रिसोर्स इन द पास्ट, हो सकता है कि कुछ समय पहले, कुछ 100 साल पहले या 50 या 100 साल पहले जो आज के समय पर एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, हो सकता है कि कुछ समय पहले वो पोटेंशियल रिसोर्सेज रहे हो। जैसे कि आज से 100 या 150 साल पहले किसी को नहीं पता था कि पेट्रोलियम कैसे निकालना है, उसका यूज कैसे करना है, तो उस टाइम पर वो पोटेंशियल रिसोर्सेज थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी आ गई है, वो यूज हो रहे हैं, तो आज वो एक्चुअल रिसोर्स बन गया। इट मे एंड अप इन द फ्यूचर, आज जो एक्चुअल रिसोर्स है क्योंकि उसका बहुत यूज किया जा रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो खत्म भी हो जाए। The actual quantity of an actual resource is known, यानी कि जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं इनकी जो सही क्वांटिटी होती है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, वो हमें पता होता है। फॉर एग्जांपल कोल डिपॉजिट, यानी पृथ्वी पर कितना कोयला है उसका अंदाजा इंसान लगा सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल रिसोर्स है तो हमें पता है कि वो कितनी मात्रा में मौजूद है। इसके बाद बी पार्ट में हमें यूबिक्विटिस एंड लोकलाइज्ड इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। यहाँ पर रिसोर्सेज वर्ड भी होगा, यानी कि यूबिक्विटिस रिसोर्सेज क्या होते हैं और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिसोर्सेज लिखा हुआ था, यहाँ पर भी रिसोर्सेज आएगा, तो हमें यूबिक्विटिस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस बताना है। तो पहले हम देखेंगे यूबिक्विटिस रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर आर यूबिक्विटिस, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं, पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा, इस तरह के रिसोर्सेज को हम यूबिक्विटिस रिसोर्सेज कहते हैं। इसके बाद लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? Resources which are found only in certain places are known as localized resources like copper and iron, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो अर्थ पर हर जगह एक जैसे नहीं पाए जाते, ये कई कई जगहों पर ही पाए जाते हैं, कुछ सर्टेन प्लेसेस पर ही ये पाए जाते हैं। इस तरह के रिसोर्सेज को हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि कॉपर और आयरन, यानी कि कॉपर और आयरन ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि सर्टेन प्लेसेस पर ही हमें मिलते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाएंगे। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको कुछ एक कविता टाइप कुछ बताई हुई है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गया ना उबरे मोती मानुस चून। इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है, सेज रहीम कीप वाटर, यानी रहीम पानी को संभाल के रखो। एज विदाउट वाटर देयर इज नथिंग, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। विदाउट वाटर पर्ल स्वैन एंड डव कैन नॉट एग्जिस्ट, पानी के बिना मोती स्वैन और डव इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दीज लाइन्स वर रिटन बाय द पोएट अब्दुल रहीम खान खाना। ये लाइन्स जो लिखी है यहाँ पर, ये अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा लिखी गई थी। वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक था। वट काइंड ऑफ रिसोर्सेज इज द पोएट रेफरिंग टू, तो यहाँ पर किस रिसोर्स की बात जो पोएट है वो कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी यानी वाटर की बात हुई है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। राइट इन 100 वर्ड्स व्हाट वुड हैपन इफ दिस रिसोर्स डिसअपीयर्ड, और अगर ये रिसोर्स यानी कि जो पानी है अगर ये खत्म हो जाए तो क्या होगा, इसके बारे में हमें 100 वर्ड्स में बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द पोएट इज रेफरिंग टू द रिन्यूएबल रिसोर्स वाटर, यानी कि यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्स की बात हो रही है। रिन्यूएबल रिसोर्स जो दोबारा बनते रहते हैं, जैसे कि वाटर साइकिल होता है, पानी भाप बनकर ऊपर जाता है फिर बारिश के रूप में नीचे आता है, तो जो पानी है उसकी बात हुई है यहाँ पर, और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब हम देखते हैं कि अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। इफ द वाटर विल डिसअपीयर देन, देखते हैं क्या क्या होगा। द वाटर साइकिल विल स्टॉप, वाटर साइकिल रुक जाएगा, यानी अगर पानी खत्म हो गया तो भाप बनकर भी कुछ नहीं जाएगा और ऊपर से पानी बारिश के रूप में नीचे भी नहीं आएगा, वाटर साइकिल रुक जाएगा। ड्राउट कंडीशंस स्टार्ट प्रिवेलिंग ओवर द अर्थ, प्रिवेलिंग मतलब ये फैल जाएंगे पूरी अर्थ के ऊपर, सूखे की कंडीशंस आ जाएगी, जगह जगह सूखा पड़ जाएगा पानी खत्म हो जाएगा तो। थर्ड पॉइंट, फॉरेस्ट विल ऑल्सो डिसअपीयर, पानी खत्म हो जाएगा तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, जंगल भी खत्म हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, रेनफॉल डज नॉट अकर दस क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन, अब अगर पानी नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, पानी और बारिश नहीं होगी तो खेती बाड़ी भी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हमने कुल मिलाकर कुछ 8 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनमें से जितने पॉइंट्स आपको ठीक लगते हैं या आपके टीचर जो सजेस्ट करते हैं उतने पॉइंट्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर प्लांट्स, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स विल डाई, पानी नहीं होगा तो प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स विल बिकम एक्सटिंक्ट, पानी नहीं होगा तो जो मानव जाति है वो खत्म ही हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, द एटमॉस्फेयर विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड, पानी नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, द मरीन लाइफ विल गेट टोटली फिनिश्ड, यानी जो पानी में जो जीवन होता है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इन कंक्लूजन, मतलब अब इसका रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन मतलब फाइनल रिजल्ट क्या है, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ विदाउट वाटर, यानी कि पृथ्वी पर पानी के बिना जीवन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, पृथ्वी पर पानी के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।